तो फारूक इंदुरपुरी, इस दृष्टि से यह शायरी में ऐसे कहा जाता है, जिस शहर के हो ऐसा। हाँ, तो इसीलिए उनको लुधियानवी कहा गया। तो उनकी शिक्षा लुधियाना के सरकारी कॉलेज में हुई, जहां उनकी कविता प्रतिभा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो ये जब उनकी स्कूली शिक्षा में थे, तभी से शेर व शायरी करते थे, कविताएं भी लिखते थे। हाँ? तो साहिर प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने एक क्रांतिकारी कवि के रूप में उनकी पहचान बनाई। तो समाज में जो अन्य अत्याचार होते हैं, इसका विरोध करने के लिए भी उन्होंने गीत लिखे, उस पर भी उन्होंने शायरी की। 1949 के बाद वे मुंबई चले गए। तो 1949 के बाद ही 1949 को ही उन्होंने पहली बार फिल्म के लिए गीत लिखा। तो आजादी की राह पर यह फिल्म थी। उन्होंने पहली बार गीत कब लिखा? आजादी की राह पर, इस फिल्म के लिए। और इसके संगीतकार थे इस फिल्म के गीतों के सचिन देव बर्मन। याद रखना, 1949 को, 49 यानी 49। आपको हिंदी पर ज्यादा अंक पता नहीं होंगे। 1949 यानी 49। हाँ, 1949 को पहली बार इन्होंने फिल्म के लिए गीत लिखे, आजादी के राह पर। ठीक है, इस फिल्म के लिए। और इनका जो मुंबई में ये पहुंचे 49 को, और पहली फिल्म इनको मिली। हाँ? तो साहिर की मृत्यु मुंबई में हुई। अंतिम सांस इन्होंने मुंबई में ली 25 अक्टूबर 1980 को। तो इनका कुछ हम कृतित्व देखते हैं। कृतित्व यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या लिखा और जीवन कैसे इनका बीता। ठीक है, साहिर ने कई प्रसिद्ध फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिसमें प्यासा, कौन सी फिल्म के लिए? प्यासा फिल्म के लिए। पहली फिल्म मैंने आपको कौन सी बताई? किस फिल्म के लिए बताया? पहली फिल्म के लिए गीत लिखा, वो किस फिल्म के लिए बताया मैंने? आजादी की राह पर। और दूसरी फिल्म यानी और प्रसिद्ध फिल्म जो है, सुप्रसिद्ध जो फिल्में थी, उसमें प्यासा, कभी कभी, ताजमहल, वक्त, यह फिल्में शामिल है। उन्हें प्यासा और कभी कभी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गीतकार के लिए, संगीतकार के लिए फिल्म जगत का एक पुरस्कार होता है। कौन सा? फिल्म फेयर। तो वो हर वर्ष के लिए दिए जाते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। तो अभिनेता के लिए भी दिए जाते हैं, निर्देशक के लिए दिए जाते हैं, निर्माता के लिए होता है, एक साइड हीरो के लिए होता है, खलनायक का होता है। तो इस प्रकार से गीतकार का भी फिल्म फेयर अवार्ड होता है हर साल। तो प्यासा और कभी कभी फिल्म के लिए इनको सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिली। पद्म पुरस्कार पता है ना आपको? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो पद्म पुरस्कारों में से पद्मश्री उनको सन 1971 में प्राप्त हुई। साहिर की कविताओं में सामाजिक चेतना और मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण है। इनका विषय क्या है कविताओं का? सामाजिक चेतना और मानवीय भावना। उनके गीतों में प्रेम, दर्द, विरह, विरह यानी क्या? बिछड़ जाना एक दूसरे से, प्रेम, दर्द, विरह, सामाजिक अन्याय जैसे विषयों का मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। मार्मिक यानी क्या? मर्म, संवेदनशील ढंग से चित्रण किया गया है। साहिर ने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। कविता और गीतों के माध्यम से उन्होंने प्यासा फिल्म के गीतों के लिए विशेष रूप से उनको याद किया जाता है। प्यासा फिल्म के लिए, जिनमें ये दुनिया अगर मिल भी जाए, यह गीत अधिक मशहूर हुआ। जाने वो कैसे लोग थे, जाने क्या ढूंढती रहती है, जैसी प्रसिद्ध गीत शामिल है। साहिर के गीतों ने हिंदी फिल्म संगीत को नई दिशा दी, उन्हें एक लोकप्रिय गीतकार के रूप में स्थापित किया। और अमृता प्रीतम करके एक सुप्रसिद्ध कवियत्री थी, उनके साथ इनका विवाह नहीं हो सका। हाँ, तो इनका यानी जो अपने युवा थे, युवाओं में उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, किंतु इनका विवाह नहीं हो पाया, तो ये आजीवन अविवाहित रहे उसके बाद। ठीक है,
तो यह इनका जीवन परिचय है। तो इन्होंने इनके 4 गीत आपके अध्यापन में इस पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। उसमें से पहला गीत है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो आपने इस गीत में, यह गीत इस गीत में दिलीप कुमार, वैजयंती माला है और इस गीत को कोरस के साथ भी गाया गया है। और यह गीत रफी और आशा भोसले ने गाया है और कोरस भी है इसके साथ, यानी सामूहिक गान भी लोगों का है। और दिलीप कुमार, वैजयंती माला है। यह नया दौर फिल्म का ये गीत, नया दौर 1957 में बनी नया दौर फिल्म, उसका यह गीत साथी हाथ बढ़ाना। इस फिल्म में यह गीत दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर चित्रित है, यानी फिल्माया गया है। ओपी नैयर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और उसको स्वर दिया है रफी और आशा भोसले जी ने। यह याद रखना। देखो, यह गीत आपने सुना भी होगा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो इसके साथ कोरस है, कोरस यानी समूह गान, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, इस प्रकार से पुराने जमाने के गीत हुआ करते थे। तो साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी मेहनत करने वाले वहां पे जो बोझ ढो रहे, इसमें एक खेती स्वरूप ऐसा चित्रण है और बोझ उठाकर वह मिट्टी डाल रहे हैं। सागर ने जब, ऐसा कहा गया है, हम मेहनत वालों ने जब मिलकर कदम उठाया, यानी मेहनत वाले जब मिलकर कदम उठाते हैं, जैसे एक अकेला थक जाएगा, हमें मिलकर बोझ उठाना है। सागर ने रास्ता छोड़ा, यानी समुंदर ने भी हमारा रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने भी शीश झुका दिया। तो फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, फौला दी यानी लोहे के, लोहे के हमारे सीने हैं और बाहें जो है वे भी लोहे की है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, तो चट्टान जो है, चट्टान भी हम तोड़ देंगे और राह हम इसमें राह निकाल देंगे। मैं एक आधुनिक युग का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक दशरथ मांझी थे, दशरथ मांझी करके है। उन्होंने सरकार को, उनके गांव से दूसरे, वो रोड सड़क नहीं थी, एक पहाड़ था बीच में। तो दशरथ मांझी ने क्या किया, वो चट्टान को भी तोड़ दिया। उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वो अकेले व्यक्ति ने। उसको उन्हें करीब करीब काफी सारे साल लगे और तोड़ तोड़ कर उन्होंने रास्ता निकाला था। तो व्यक्ति अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, इस चट्टानों में हम राह पैदा कर देंगे यदि हम संगठित रहे तो। मेहनत अपने लेख की रेखा, अगला क्या है, मेहनत अपने लेख की रेखा, यानी हमें मेहनत करनी है। लेख की रेखा यानी मेहनत ही हमारी नसीब की रेखा है। तो नसीब की रेखा है मेहनत, यानी किस्मत पर भरोसा नहीं है, मेहनत ही हमारी किस्मत है। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, यानी हम एक साथ मिलजुल कर नया संगठन बना सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो हम दूसरों की जमीन पर मेहनत करते थे पहले, अभी हमें स्वयं की जमीन पर मेहनत करनी। एक साथ मेहनत करके हम स्वयं की जमीन पर कुछ नया निर्माण कर सकते हैं, कुछ निर्मित कर सकते हैं। इनके गीतों में केवल व्यक्तिगत संवेदना नहीं है, इनके गीतों में पूरे समाज की भी संवेदनाएं हैं, ना कि व्यक्तिगत, पूरे समाज की संवेदनाएं, संगठित होकर कार्य करने की भी संवेदनाएं हैं। तो जो दर्द है, तो दर्द केवल व्यक्तिगत नहीं है, समूचे समुदाय का दर्द है। अगली पंक्ति देखते हैं, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी हमारा दुख जो है एक ही है और हमारा सुख भी एक ही है,
यानी हमारा जीवन जो है एक जैसा ही है सभी का। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, यानी हम अपनी जो मंजिल है, अपना जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वह सच का है और हमारा रास्ता जो है नेक है। नेक है यानी ईमानदारी का है। इस दृष्टि से लिखा गया है। तो पहले ये उर्दू के शायर थे, तो उर्दू मिश्रित इनकी हिंदी है, तो उर्दू के काफी सारे शब्द इसमें आए हैं। जैसे कतरा है अगली अगली पंक्ति में, साथ ही और आगे है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो जो कतरा है यानी जो बड़ा अंश है, वह उस बड़े अंश एक से एक मिलने से ही बनता है और दरिया बनता है, यानी समुंदर बनता है। हम्म तो एक से एक मिलने से ही हमारा क्या होगा, समुंदर बनेगा, समुंदर बन जाता है। ऐसा उन्होंने कहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे को हम सुसंगठित होकर कार्य करेंगे। एक से एक मिले जर्रा, एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा यानी क्या, एक सूक्ष्म कण या मान लो अणु, अणु या सूक्ष्म कण। तो जर्रा जर्रा मिलके क्या हुआ, बन जाता है सेहरा। सेहरा यानी क्या, मुकुट। हाँ, सेहरा बांध के चलो, मुकुट यानी एक हार होता है, मोतियों का एक हार होता है, देखो। तो उस प्रकार का हार या सिर पर जो मोतियों का मुकुट होता है, इस प्रकार से एक वो मोतियों से बना एक रत्न। एक से एक मिले जर्रा, कण 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 बन के क्या बनेगा, मोतियों का हार बनेगा या ऐसा मुकुट बनेगा, मोतियों जैसा एक रत्न बनेगा। एक से एक मिले तो राई, राई यानी क्या, राई होती है, आपने अपने रसोई घर में देखी होगी राई। ऐसा बारीक एक जीरा डालते हैं, उसके पहले हम राई डालते हैं परोसते हैं तब। हाँ? तो राई में खाना बनाते हैं तब। तो बन सकती है पर्वत, एक से एक राई से क्या होगा, राई राई से क्या होगा, पर्वत बनेगा, ऐसा कहा है। इसीलिए हमें एक साथ व्यक्तिगत विचार न करके सामूहिक विचार करना है। इस गीत में संवेदना वाला भाव है, इस गीत में मेहनत करने वाला भाव है और एक निर्माण करने का भाव है। हाँ? एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक में क्या मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा, इंसान मिलेगा, और एक से एक मिलकर ही हमारी किस्मत हम बस में कर सकते हैं, और साथ ही हाथ बढ़ाना। इस प्रकार का यह गीत है। गीत आप देखो, एक मेहनत मजदूरी करने वाले एक साथ यह गीत गा रहे हैं। दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया है गीत, रफी और आशा भोसले जी ने गाया है। इसको संगीतबद्ध किया है ओपी नायर जी ने। और किस फिल्म का गीत है, 1957 में बनी फिल्म नया दौर। ठीक है, इस प्रकार से इस गीत की संवेदनाएं हैं। यहां पर दूसरा गीत है नीले गगन के तले। तो यह गीत आपने देखा होगा, राजकुमार पर फिल्माया गया है, ना कि राज कपूर। देखो, शैलेंद्र के अनेक गीत राज कपूर पर फिल्माए गए हैं। हाँ? आपने देखा होगा, कल जो मैंने पढ़ा है शैलेंद्र का परसों, तो वो जो अधिक गीत उनके राज कपूर पर है, यहाँ राजकुमार है। और यह गीत फिल्माया गया राज विमी करके एक अभिनेत्री थी, विमी, उस जमाने में। तो राज कपूर और विमी पर फिल्माया गया है। आपको लिखना कैसे है, इस गीत के भाव संवेदना पूछी गए तो यह गीत जो है हम 1967 में, 67 यानी 1967, हमराज फिल्म से हमराज फिल्म से प्रस्तुत यह गीत, इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने। रवि करके एक संगीतकार थे। तो यह गीत हमराज फिल्म से 1967 से 67 में बनी हमराज फिल्म से। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर आप जो गीत पढ़ा रहे हो, आप प्लीज उसकी समरी सेंड कर सकते हो क्या? नहीं, समय मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं आपको, आप वो समरी आपको स्वयं लिखनी है, स्वयं के शब्दों में लिखनी है। मैं अभी आज क्या करूंगा, थोड़ी बहुत समरी लिखने का मैं प्रयास यानी लिखूंगा और आपको
शाम को मैं भेजने का प्रयास करूंगा या कल। आपकी ओई की पेपर कब है बेटा? कौन बात कर रहा है? ओई की पेपर कब है? 1 मिनट सर, देखते हैं। हम इस पर आखिरी में बात करेंगे, अभी हम पढ़ा लेते। 6 तारीख को है सर, 6 तारीख को है। चलेगा सर। आखिर लेक्चर खत्म होने के बाद हम इस पर बात करेंगे। जब आप रिकॉर्डिंग आपको ऑफ करोगे ना, तब उसके बाद बात करेंगे। हाँ, ठीक है। ओके सर। तो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही शाम ढले। तो ये इस गीत में प्राकृतिक प्रतीक है। तो नीले गगन के तले, ये इसमें विमी और राजकुमार है, ये इन पर फिल्माया गया ये गीत। तो देखो, जैसे किसी भी भाषा का गीत हो, भारत की सभी प्रादेशिक भाषा का, तो पुराने जमाने में, अभी देखो आप फिल्में देखते हो, फिल्में डिस्को या पार्टी या फिर ऐसा मंच, इस दृष्टि से फिल्म में दिखाया जाता है। प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण जो पहले दिखाया जाता था पुराने जमाने में, जैसे पहाड़ का, पहाड़ है, जंगल है, वादिया है, तो उसका मानवीय चेतना से उसको जोड़ा जाता था, यानी मानव का प्रेम। जो हीरोइन है, अभिनेता अभिनेत्री है, तो उनका एक जो प्रेम है, वो गीत के द्वारा जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, उसके साथ वो जुड़ा रहेगा, और जो दर्शक देख रहे उन्हें भी अच्छा लगेगा। वादिया या कोई झील हो, पेड़ हो, इस दृष्टि से। तो तब तब के जमाने में जो है, यानी देखना, उसे क्या कहते हैं हम, दृष्टि संवेदना, आंखों देखी गई संवेदना, दृष्टि संवेदना जो है, उसको अधिक महत्व था। तो अभी के गीतों में क्या दिखाया जाता है, डिस्को, या उसमें वो डांस डांस वाला जो एक ये होता है, डांस करने का फ्लोर, इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो यह अपने एक जमाने के जो समय बीतते जाता है, उस प्रकार से बदलते जाता है। तो उस जमाने में इसमें लोगों को आनंद था, तो लोगों की मांग क्या थी, इस प्रकार से गीत बनाए गए हैं। तो ऐसे वादियां दिखाई गई है इस गीत में। तो ये गीत आपने देखा भी होगा, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले यानी नीचे, ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही शाम ढले। तो नीले गगन के तले क्या है, धरती का प्रेम पल रहा है, यानी पृथ्वी का। तो ऐसे ही जग में सुबह आती है और शाम भी ढलती है, नीले गगन के तले प्यार पलने के बाद। तो यह प्रकृति का चित्रण है। शबनम के मोती, यानी ओस, शबनम यानी क्या, ओस, यानी सुबह सुबह ठंड के दिनों में भी आप देखते हो ओस की बूंदे रहती, देखो। तो शबनम, शबनम के मोती फूलों के बिखरे, तो फूलों पे बिखरे, यानी फूलों पर शबनम के मोती, यानी ओस के मोती फूलों पर बिखरे हुए हैं, दोनों की आस फले। तो दोनों की जो एक दूसरे को मिलने की आस है, शबनम के मोतियों की फूलों के साथ, ठीक है। तो फूलों पर बिखर जाते हैं ना ओस की बूंदे, तो ये दोनों की आस फले, यानी दोनों की आस इसमें मिट रही है। तो इसे मानवीय चेतना से जोड़ा गया है, मानवीय प्रेम से जोड़ा गया है। ऐसा ये यानी दूर से कोई नायक गा रहा है, नायिका गा रही है, इस प्रकार का जो चित्रण है, ये भाव है। पहले श्रृंगार का भाव कैसा था, श्रृंगार जो है, श्रृंग रस होते हैं, रस, गीत में या किसी कविता में। हाँ,
तो रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के रस है। श्रृंगार रस है, बीभत्स रस है, करुण रस है। हाँ, तो रस, श्रृंगार रस जो है उसको रस का राजा माना जाता है। रस यानी क्या? उस उससे हमें श्रोता को क्या मिलेगा? तो इसमें श्रृंगार दिखा गया है। तो ये जो श्रृंगार का भाव है, तो प्राकृतिक चित्रण से जोड़ा गया है। मानवीय प्रेम को प्राकृतिक चित्रण से इस गीत में जोड़ा गया है। जैसे शबनम के मोती फूलों पे बिखरे हैं और दोनों की आस फल रही है, वैसे अभिनेत्री और अभिनेता उस वादियों में वो मिले हैं। तो ये प्राकृतिक मानवीय चेतना को प्राकृतिक प्रतीकों से यहाँ जोड़ा गया है। हाँ, समझ रहे हो ना आप? इस प्रकार से जोड़ना एक प्रतिभा का कार्य है। गीत लिखते वक्त, कविता लिखते वक्त। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। यानी जो बल खाती बेले है, वो चमकदार बेला, पता है ना आपको? वेल, बेला, जिसको मराठी में वेल कहते हैं। जो बेला रहती है, बल चमकदार बेला है और मस्ती में खेल रही है, पेड़ों से मिलके गले। तो पेड़ों से वो बेला, जैसे एक बेला पेड़ से लिपट जाती है, और ऐसे आपने देखा होगा हमारे बॉटनिकल गार्डन में, महाविद्यालय के, तो कुछ कुछ बेलाएं ऐसे पेड़ का सहारा लेके ऊपर 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 बढ़ती जाती है और बड़े वृक्ष को पूरा घेर लेती है। तो पेड़ों से मिल के गले, बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। ऐसा वो चित्रण किया गया है। दुनिया का पानी दरिया, नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। सागर किस ओर चले, यानी जो नदिया का पानी जो है, नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर किस ओर चले। यानी जो नदिया का पानी एक बार बड़े समुंदर में मिल जाता है, यानी यह जो है समुंदर से मिलने के बाद यह चेतना का विशाल स्वरूप ले लेता है। यानी एक भावनाओं का भावनाएं अधिक बढ़ जाती है, भावनाओं का मिश्रण या भावनाओं का स्वरूप अधिक बढ़ जाता है। तो वो सागर की ओर चल देता है, दरिया ने समुंदर। इस प्रकार से इस गीत का चित्रण किया गया है। प्राकृतिक प्रतीकों को मानवीय चेतना से जोड़ा गया है। यदि आप गीत ये YouTube पर देखोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप देखो 1967 का गीत भी आपको अभी बहुत उसका वर्णन सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा। तो उस जमाने में गीत के जो बोल होते थे उसको अधिक महत्व था, अभी भी है महत्व गीतों को, लेकिन उस जमाने के गीत भुलाए नहीं जा सकते। इस दृष्टि से उन गीतकारों ने जो लिखा है, संगीतबद्ध किया है, जिस प्रकार से उन गीतों को गाया गया है। तो तीसरा गीत हम यहाँ पढ़ेंगे। सभी को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ यस रही है सर। सभी को? यह देश है वीर जवानों का। अब ये जो गीत है, यह देश है वीर जवानों का, तो यह गीत जो है एक ऐसे समूह है और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत। यह नया दौर फिल्म का यह गीत। इस गीत को ओपी नायर ने संगीतबद्ध किया गया है। ओपी नायर ने संगीतबद्ध किया है, रफी जी ने इसको अपने स्वर दिए हैं और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया यह गीत नया दौर फिल्म का गीत। कौन सा? यह देश है वीर जवानों का। तो ये गीत आपने सुना होगा। आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इस प्रकार से ये गीत,
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। तो कोरस उसके साथ रहती थी। साहिर लुधियानवे की गीत जितने हैं ना अधिक से अधिक, उसमें साथ में कोरस है। शैलेंद्र के भी वैसे ही गीत है, तो साथ में गाया हुआ सुना होगा आपने। ओ ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ इस प्रकार से वो कोरस रहती, तो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी जो वायलिन और ये जो नए वाद्य आए हैं, जो बैंजो होता है, वायलिन होता है, उसके बाद वो सेक्सोफोन होता है, इस प्रकार से इस प्रकार के वाद्य जो है उस समय में नहीं थे, फिर भी वो गीत बहुत ही बढ़िया लगता था। कम से कम वाद्य में म्यूजिक संगीत दे करके बहुत ही सुनने में कानों में अधिक मधुर लगता था। तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यानी ये वीर जवानों का देश है जो अलबेल है, मस्त मौला है, मस्त मस्ती में है, मस्ती में डूबे हुए है। ऐसे मस्तानों का यह वीर जवानों का यह देश है। इस देश का यारो क्या कहना, क्या कहना है इस देश का। हम कहते हैं ना, किसी की स्तुति करते हैं, किसी को हम सराहते हैं, तो उस समय कहते हैं क्या कहना इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश दुनिया का गहना है, यानी दुनिया का अलंकार है। तो भारत में पहले कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहते हैं भारत को। तो काफी सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी इस यहाँ पर थे। अभी भी जमीन से कभी कभी सोने की मूर्तियां निकलती है, हीरे जवाहरात निकलते हैं। तो यह बहुत ही देश का, ये देश एक दुनिया का गहना था इस दृष्टि से। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह गोरी शक्लें हीरो की। तो यह छाती कैसी है, वीरों की चौड़ी है, यानी सशक्त है, मजबूत है, और गोरी शक्लें हीरो की। और जवानों की शक्लें कैसी है, हम नौजवानों की हीरो जैसी है। यह गाते हैं रांझे मस्ती में। आपको रांझे पता है, रांझे यानी हीर रांझा करके एक प्रेम की जोड़ी कहते हैं, उसमें से यह गाते हैं रांझे मस्ती में। तो रांझे यानी सभी वीरों को रांझे कहा है, तो मानवीय प्रतीक यहाँ जोड़ा गया है। तो मचती है धूम में बस्ती में। तो क्या है, बस्ती में क्या मचती है, धूम मचती है, उस गीतों की। पेड़ों पे बहारे झूलों की। पेड़ों पे क्या है, बहारे झूले लटकाए गए हैं, पेड़ों पर झूलों पर खेल रहे हैं। राहों में कतारे, कतारे यानी क्या, एक लाइन, जैसे अंग्रेजी में क्यू कहते हो आप। तो राहों में कतारे फूलों की। राहों में क्या है, रास्तों पर किसकी कतारें हैं, फूलों की कतारें हैं। पेड़ों पे बहारे झूलों की। यह हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। यह क्या है, सावन हंसता है और कलियां गालों पर खिलती है, यानी सावन का एक महीना होता है। तो हंसता है सावन बालों में, यानी जब सावन होता है तो वातावरण कैसा होता है, अत्यंत चमकीला होता है। उसी तरह इन नौजवानों के बाल चमक रहे हैं। हंसता है सावन बालों में और खिलती है कलियां गालों में, यानी गालों पर कलियां खिल रही है, यानी गाल भी चमक रहे हैं। किसके, वीर जवानों के। कहीं दंगल शोक जवानों के, यानी जवानों में एक उत्साह है। कहीं करतब तीर कमानों की। तो तीर कमान जो होते, तीर कमान यानी बाण और तीर होता है,
तो तीर कमान से भी वो खेल रहे हैं। और जब उनमें एक उत्साह है सामूहिक तौर पे। दंगल यानी साथ में किया गया उत्साह। ठीक है। यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित नित ढोल और ताशे बजते हैं। नित नित यानी पुनः पुनः, पुनः पुनः। हाँ, तो यह पुनः पुनः क्या हो रहा है, नित नित मेले सजते हैं, एक साथ मेले सज रहे हैं। मेले यानी उत्साह मना रहे हैं जवान। तो जवानों का इस गीत की मूल संवेदना क्या है कि जो युवा है, युवाओं में उत्साह भरने का यह कार्य किया गया है। युवाओं का जो संगठन है, यानी युवाओं का जो पूर्ण वर्णन है, युवा कैसे होना चाहिए इस देश का, कैसे है भारत का युवा, इस दृष्टि से यह वर्णन है। ये देश वीर जवानों का है। यह नित नित मेले सजते हैं, नित नित ढोल और ताशे भी बजते हैं। दिलबर के लिए, और आखिरी पंक्ति है, दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। यानी दिलबर के लिए दिलदार है हम, यानी दुश्मन के लिए हम तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाए, हम यदि मैदान में डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। हम यदि मैदान में डट गए तो मुश्किल है हमारा पीछे हट पाना। तो हम दिलदार भी है मन के, और दुश्मन के लिए हम तलवारें, दुश्मन से हम लड़ भी सकते हैं। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस दृष्टि से भारत के जो युवा है, ये देश वीर जवानों का है और अलबेलों का, मस्तानों का है। तो इस दृष्टि से युवाओं का यह संगठन, हम जो है युवा, हम चमकीले हैं, हम उत्साहपूर्ण हैं, हम एक साथ है, पेड़ों की बहारों जैसे है, और हम झूम उठे हैं। हम तो युवाओं का मानसिक, मन से युवा कैसा है इस देश का, शरीर से कैसा है, हाँ, और उसका स्वभाव कैसा है, ये तीनों चीजें यहाँ पर दिखाई गई है, ये मतलब दर्शाया गया है। तो यह देश है वीर जवानों का, यानी यह देश वीर जवानों का है। इस दृष्टि से यह अनेक वीर पैदा हुए और अनेक वीरों ने यहाँ संघर्ष किया, उसमें से हम एक वीर है। ठीक है, ऐसे ये गीत है। अगला गीत है, आखिरी गीत साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी के 4 गीत है आपके पाठ्यक्रम में, उसका यह आखिरी गीत। तो मैं पल दो पल का शायर हूं। यह फिल्माया गया है, इसमें अमित जी और राखी अभिनेत्री है, अमित जी और राखी। यह 1976 की फिल्म कभी कभी, सन 1976 यानी 1976 की 6 में बनी यह फिल्म कभी कभी नामक फिल्म से लिया गया यह गीत। इसको गाया है मुकेश जी ने और इसे संगीतबद्ध किया है खय्याम जी ने। खय्याम करके म्यूजिक डायरेक्टर थे, संगीतकार थे। खय्याम जी ने इसको संगीतबद्ध किया। यह फिल्माया गया अमिताभ और राखी जी पर। तो देखते इस गीत को। गीत के बोल है, मैं पल दो पल का शायर हूं। तो कोई शायर होता है, यानी शायर यानी केवल शायर ही नहीं, कलाकार हो, कोई भी कलाकार। तो ये शायर जो है, ये संपूर्ण कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो व्यक्ति भी, हर एक व्यक्ति अपने मंच पर, जीवन के मंच पर एक कलाकार है, केवल शायर ही नहीं। इस गीत का केवल वो शायर ही नहीं, या कोई केवल कलाकार ही नहीं। तो इस कलाकार का जीवन कैसा है, वैसे ही हर व्यक्ति मंच पर आता है और चला जाता है। तो उसे उसके दौर में हर एक व्यक्ति को महत्व है।
हर एक व्यक्ति की कलाकारी को महत्व है, हर एक व्यक्ति की प्रतिभा को महत्व है। हर एक व्यक्ति जब जवान होता है तब वह बहुत सुंदर होता है, किंतु वह जब प्रौढ़ होता है या वह बूढ़ा होता है तब उसका सौंदर्य टिक नहीं पाता, सौंदर्य बिखर जाता है या वह अत्यंत कुरूप लगने लगता है, दिखने लगता है। तब हर दौर, हर एक व्यक्ति का दौर या हर एक व्यक्ति के जीवन का दौर बदलते जाता है, बदलता है। यह मूल संवेदना इस गीत की है। तो शायर क्या कह रहा है? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये जो हस्ती है उसकी, उसका हस्ती यानी क्या? व्यक्तित्व। तो मैं पल दो पल का शायर हूं, मैं एक क्षण 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 का शायर हूं, और पल दो पल की मेरी कहानी अत्यंत, यानी कुछ दिनों की कहानी है मेरी सिर्फ। तो पल दो पल मेरी हस्ती, यानी पल दो पल ही मेरी हस्ती है, और यह हस्ती पल दो पल ही टिकी रहेगी, और पल दो पल मेरी जवानी है, यानी मेरी जो जवानी है, जवानी यानी क्या? उसमें जो ये यह जवानी है इसलिए कहा गया है, इसके उसके अंतर्गत जो चेतना है, जो उत्साह है, कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो प्रतिभा है, यह पल दो पल की है इस दृष्टि से। मुझसे पहले कितने शायर आए और कर चले गए, कुछ आहे भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। यानी उससे पहले, इस शायर से पहले केवल मैं ही शायर नहीं हूं, ये उसके उसको सराहा जा रहा है ना समाज में, शायर को, उसकी कलाकारिता को। तो ऐसे प्रतिभा संपन्न शायर उसके पहले भी आ चुके हैं और आकर चले गए, कुछ आहे भरकर चले गए। आहे भरकर यानी क्या? तो दुख व्यक्त करना। और आहे भरकर लौट गए, यानी उनकी आंखों में आंसू भी आए और लौट गए, और कुछ नगमे गाकर सुना गए। नगमा एक शायरी का हिस्सा होता है, पंक्तियां। तो नगमे गाकर चले गए, उन्होंने उन्होंने दुख भरकर वे लौटे और चले गए। यानी व्यक्ति अपने जीवन के मंच पर, कलाकारिता का मंच हो या जीवन का मंच हो, या अपना व्यक्तिगत मंच हो, वे सदैव टीका नहीं रहता है इस पर। उसकी प्रति प्रतिभा हो या उसका सौंदर्य हो, यह टीका नहीं रहता। यह बोध यह गीतकार ने किया है। वो भी एक पल का किस्सा थे, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा हूं। तो वो भी एक पल का किस्सा थे, एक क्षण का किस्सा थे, मैं भी एक क्षण का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा हूं। यानी ये शायर जो है आज अपना हिस्सा है, कल यह जुदा हो जाएगा, ऐसे कह रहा है। यानी हर एक व्यक्ति यह इस दुनिया से जाने के लिए ही निर्माण हुआ है। उसकी प्रतिभा समाप्त होने के लिए, यानी व्यक्ति चला जाए तो उसकी प्रतिभा नजर आती है क्या? हमें नहीं आती है। जब तक वे जिंदा है तभी उसको महत्व है। पल दो पल में कुछ कह पाया, इतनी ही शहादत काफी है। जो मैंने शहादत की, जो सेवा की, जो पल दो पल में जो कुछ कह पाया, जो कह पाया हूं पल दो पल में, ये आदत, ये शहादत काफी है, ये सेवा काफी है। पल दो पल तुमने मुझे सुना, इतनी इनायत काफी है। इतनी आपकी जो हौसला अफजाई है, मुझे बढ़ाने का कार्य है, जो इनायत मुझे मुझे सर आंखों पर आपने बिठा कर रखा है, मेरी इनायत की है, मेरी तारीफ की है, ये काफी है, ऐसा वे कह रहा है शायर। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले। तो नगमों की कलियां यानी जो शायरी का हिस्सा है, उसकी कलियां, उसका अंश सुनने वाले अनेक आएंगे। यानी आप जो सामने जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, सुनने वाले,
वे भी अनेक फिर से आएंगे। ये जो मंच और ये जो शायरी सुनने का और सुनाने का जो दौर है, ये फिर से आएगा। जो शायर मंच का शायर यदि बदलता है तो सुनने वाले भी बदलेंगे, सुनने वाले वही थोड़ी रहेंगे। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, वाह क्या लिखा है। मुझसे मुझसे भी अधिक प्रतिभावान, मुझसे भी बेहतर लिखने वाले आएंगे, और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। यानी जिनको शायरी की समझ है, जिनको गीत की समझ है, जो जिसे हम मराठी में कहते हैं रसिक, और श्रोतागण, ऑडियंस, आपसे भी अच्छे दर्शक प्रेक्षक जो है, आपसे भी अच्छे आएंगे, और मैं जो लिख रहा हूं मेरे से भी अच्छे आएंगे। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। और अगली पंक्ति है, देखो मित्रों, हर नस्ल एक फसल है। नस्ल यानी क्या? जड़ या वंश, जैसे मानव का वंश। हर नस्ल, नस्ल यानी क्या? जाति या उसकी मूलाधार। एक फसल है, एक क्या है? फसल है। धरती की आज उठती है, कल कटती है। देखो, हर नस्ल यानी कोई भी नस्ल हो या कोई भी फसल हो, वनस्पति हो, आज उगती है धरती पर और कल कटती है। वैसे ही व्यक्ति का है जीवन, वो महंगी मदिरा है। मदिरा यानी क्या? जिसे हम कहते हैं शराब। जो मदिरा है, जीवन क्या है? एक मदिरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। तो जीवन क्या है? मदिरा पीक, जैसे मदिरा पीकर आदमी मदहोश होता है, तो उसकी मदहोशी क्या हर समय टिकी रहती है? तो कतरा कतरा, कतरे कतरे में बढ़ती है। यानी हर एक समय उसको उत्साह उसका अलग अलग होता है। हाँ, जीवन, वो जीवन महंगा है, महंगी मदिरा है जीवन। यानी महंगा उत्साह, उसका उत्साह बहुत महंगा है। यानी देखो, मानव को दुख बहुत जल्दी होता है, और सुख उसको जल्दी होता है दुख, और वो अपने सुख नहीं देखता है, दुख देखता है। तो इस जीवन में जैसे फसल धरती पर उगती है और कट भी जाती है, उसी प्रकार मानव का भी जीवन है। ऐसा वर्ण चित्रण यह गीतकार ने किया है। अगली पंक्ति देखते हैं, सागर से उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। तो सागर की जो लहर है जैसे उठती है, तो देखो कोई भी कवि हो, गीतकार हो, किसी की भी प्रतिभा हो, आप देखते हो पहले जो था, आप 90s के दशक में नहीं थे तब, है ना, एक कुमार सानू करके गीतकार थे, कुमार सानू करके गायक थे, सॉरी गीतकार कह रहा हूं, कुमार सानू करके गायक थे। तो उनकी आवाज बहुत बढ़िया लगती थी। उसके बाद आए उदित नारायण जी। तो उदित नारायण जी अधिक लोकप्रिय हुए, उनके गाने अधिक सुनते थे लोग। फिर शुरू शुरू के जमाने से मैं बोलता हूँ, मोहम्मद रफी साहब का दौर था, फिर किशोर कुमार साहब का दौर था, मुकेश का दौर था, फिर अनेक अन्य गीतकारों का, यशुदास का दौर था। फिर एक दूसरे और गायक, अनेक गायकों का, सोनू निगम का दौर था, फिर उदित नारायण का दौर था, फिर अभी अरिजीत सिंह का दौर था, फिर अभी और नए गायक आए। तो ये उनकी प्रतिभा उस जमाने के दौर में अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार गीतकारों की भी होती है। लिरिक्स तो पहले लिखते थे, आनंद बख्शी साहब का दौर था, फिर अनेक दूसरे गायक, दूसरे गीतकार लिखने लगे। तो ऐसे, तो ये प्रतिभा जो होती है हर एक कलाकार की, तो ये उस दौर में रहती। सागर से उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। तो लहर आती है और फिर से पीछे हट जाती है। आदमी की प्रतिभा भी, तो केवल प्रतिभा नहीं, केवल उसके अंदर की प्रतिभा नहीं, तो उसका समस्त जीवन, उसका बाहरी सौंदर्य, उसके अंदर का भीतरी सौंदर्य, उसकी प्रतिभा, तो उसकी चमक, बाहरी चमक और अंदर की चमक, दोनों आगे आते हैं, बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, फिर से पीछे छूट जाते हैं। मिट्टी की रूह का सपना, मिट्टी की रूह यानी, रूह यानी क्या? आत्मा। सपना हूं मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। तो मिट्टी की रूह का सपना है, यानी मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है?
मिट्टी पर पानी 2 बूंद गिर जाए, मिट्टी समाप्त हो जाती है, ये मिट्टी खत्म हो जाती है उस पर पानी गिरने पर। तो उसी प्रकार वो केवल मिट्टी की रूह, मिट्टी मिट्टी की आत्मा है और मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। यानी आदमी के जन्मा और फिर से मिट्टी में ही मिलने वाला है आदमी। वो क्या हो, जलाने के बाद भी उसकी क्या होगी, राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। तो फिर यही ये शायर के माध्यम से कहा है साहिर लुधियानवी ने, जो उसकी शायरी को पसंद किया गया ना और उसके गीतों को पसंद किया गया। तो ये ऐसा कहा जाता है कि इस गीत में ये बहुत दर्द से लिखा गया एक गीत है उस उनके जीवन का। तो कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, कौन कल मुझे याद करेगा और क्यों याद करेगा, बताओ। अभी मैं आपको एक बात कहता हूं, जो हमारे पूरे जितने फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता दी है, हाँ, तो यहाँ पर लड़कियां भी है, मराठी भी कुछ लड़कियां यहाँ पर सुन रही है, हाँ? तो आपको पता है सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ? सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या कार्य किया? हम याद रखते हैं क्या? नहीं रखते। हमें हमें याद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जो शिक्षा, समस्त समाज में शिक्षा ही नहीं थी। पहली स्कूल जब पाठशाला महात्मा फुले जी ने खोली और सभी लड़कियों को, सभी स्तर की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इन लोगों ने ना केवल अपना व्यक्तित्व दिया है, तो समग्र कार्य भी समाज को दिया। वैसे ही एक कलाकार भी होता है, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों क्यों याद करेगा, वो नष्ट हो गया है। मशरूब जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो ये जो मशरूब जमाना है, अपने आप में स्वयं में समेटा हुआ जमाना है, तो ये अपने अपने कार्य करते रहेगा। तो ये क्यों जमाना मुझे क्यों क्यों वक्त अपना बर्बाद करेगा। तो नया दौर आएगा, नए शायर आएंगे, नए लोग आएंगे, नए सुनने वाले आएंगे और नए सुनाने वाले आएंगे। तो केवल आदमी कलाकार हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, यह आजीवन यानी कोई अमर नहीं है। और प्रतिभा हर दौर की अलग अलग होती है। इसीलिए जो मुझे आप सराह रहे हो, इतना मुझे सिर पर चढ़ा रहे हो, तो मैं इतना हर समय मेरी प्रतिभा और आपको नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं एक दौर हूं। एक फिल्म का डायलॉग है ना अपने, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, बाबू मोशाय। तो इस दृष्टि से इस गीत की संवेदना यह है कि व्यक्ति के भीतर की प्रतिभा, उसका व्यक्तित्व, यह आजीवन यानी उसके जीवित रहने तक ही रहता है। उसके मृत्यु के बाद वे चला जाता है। हर एक कलाकार का एक दौर होता है और श्रोताओं का भी एक दौर होता है, सुनने वालों का। तो वो दौर छूटने के बाद उसे कोई याद नहीं रखता, एक नया दौर शुरू होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को और हर एक व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए, हमारी जवानी हो यह हमें हमारे पास कायम नहीं रहने वाली है। तो कुछ लोगों को हमें गर्व नहीं करना चाहिए। हमें जो है यानी इस गीत के द्वारा सबको एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी इतना गर्व नहीं होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की प्रतिभा उस समय तक ही सीमित रहती है। तो इस प्रकार से इस गीत की संवेदना है। धन्यवाद मित्रों। यहाँ साहिर लुधियानवी का मैंने व्यक्तित्व पढ़ाया आपको, उनका जीवन परिचय दिया। आपको सिर्फ व्यक्तित्व है उनका, उनका जीवन परिचय है। और उसके बाद मैंने जो गीत आपके पाठ्यक्रम में है, वो चारों गीत भी आपको मैंने यहाँ पढ़ाए। हाँ, तो यहाँ पर आरती जुड़ी है क्या? आपने रिकॉर्डिंग किया है क्या? यस सर। यस। तो इस सर रिकॉर्डिंग, शायद बंद हो। हाँ हाँ, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।
अभी बताओ क्या है, आपकी क्या समस्या है, बताओ अभी। चलो। सर वो मैं बोल रही थी समरी थोड़ा सा दिया होता तो मतलब उसका फॉर्मेट हमको समझ में आता, लाइक कैसे लिखना है एंड ऑल। हाँ, अभी ना मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनो। अभी मैं आपको कुछ 2-3 गीतों का समरी। हेलो, यस सर। सुन रहे हो मेरी आवाज? शैलेंद्र के 2 गीत, 2 गीतों यस। के प्रश्न उत्तर, सुन रहे हो ना? हाँ सर। शैलेंद्र के 2 प्रश्न और ताहिर लुधियानवी के 2 प्रश्न, उसके उत्तर। तो उत्तर कैसे लिखा गया है वो आप देख लेना। हम्म? गीत की मूल संवेदना। हम्म? आप पहले एक बात याद रखिए, मूल संवेदना, उस गीत का मर्म, मर्म, उस गीत से क्या बोध मिलता है, उस गीत से क्या सीख मिलती है, इस सभी प्रश्नों का अर्थ एक ही होता है। उस गीत का मूल भाव यदि आपको समझ आ गया तो आप उसके संदर्भ में कुछ भी लिख सकते हो, यानी कुछ भी लिख सकते हो, यानी उसी उसी ट्रैक में लिख सकते हो। जैसे साइंस में होता है ना, कंप्यूटर साइंस में या किसी भी विज्ञान में, तो विज्ञान और ये रहता है, उतना ही आपने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो यह साहित्य में ऐसे नहीं होता है। साहित्य में यदि आपको वो मूल संवेदना पता है तो आप उसको आप कैसे व्यक्त करते हो यह भी एक आवश्यक होता है। आप कितना उस गीत को समझ सके। तो ये भी, और जब YouTube पे आप जाओगे, उस गीत को जब आप सुनोगे पूर्ण रूप से, तब मैंने आपको पढ़ाया यह भी याद आएगा, और वो गीत में क्या कहना चाहते हैं, वो उसके चेहरे के भाव, वो गीत को क्या यानी उस गीत के निर्माण का उद्देश्य क्या है, यह भी आपको पता चलेगा, यह भी आपको ज्ञात होगा। ठीक है। आप YouTube पर भी देखो, मैं आपको 2-2 प्रश्नों के लिखकर, और ये कैसे उसके उत्तर लिखने हैं, ये आपको भेजूंगा। ठीक है। चलेगा सर। इसमें 3 एकांकी है। हम्म? आज शाम मुझे आप एक लिंक बनाकर भेजो, आरती, फिर से। और एक एक जी लिंक सर। बना करके मैं आपको आज गीत की अवधारणा और एकांकी की अवधारणा, यह 20 मिनट में पढ़ाऊंगा। एकांकी की अवधारणा और सॉरी, गीत की अवधारणा। हाँ, एकांकी क्या होती है, एकांकी का वहां दिया गया है ना, एकांकी की अवधारणा, या नहीं है आपके पाठ्यक्रम में शुरू में? तो एकांकी क्या होती है, यह एकांकी की अवधारणा और गीत की अवधारणा, ये PDF के रूप में भेजता हूं आज मैं, और 20 मिनट में वो पढ़ेंगे। फिर 20 मिनट के बाद हम 1 घंटे का एक लेक्चर लेंगे फिर से। वो 1 घंटे में ना एकांकी पढ़ेंगे, एक एकांकी कोई भी पढ़ेंगे। तो उसमें चरित्र चित्रण क्या होता है, वो एकांकी का सारांश क्या है, वो एकांकी कौन सी, विष्णु प्रभाकर की एकांकी आपको, और चंपक एकांकी। तो ये हम किसी एक एकांकी को पढ़ेंगे, और फिर से हम कल फिर से शाम को हम और एक ऑनलाइन लेक्चर लेंगे, उसमें फिर से एकांकी पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। 20 मिनट में हम गीत और एकांकी की अवधारणा, और दूसरे एक लेक्चर में 60 मिनट के लेक्चर में एक और एकांकी पढ़ेंगे, और कल हम दूसरी एकांकी पढ़ेंगे, और परसों संडे को भी हम एक और एकांकी पढ़ेंगे, यानी 3 एकांकी आपको। तो उसमें से चंपक और वो दोनों एक सीमा रेखा, और तीसरी एकांकी कौन सी है आपको वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस दृष्टि से आपका पूरा सिलेबस ही हम रविवार के शाम को पूरा कर देंगे, और आपको 2 प्रश्न एकांकी से आया हुआ प्रश्न, उसको उत्तर कैसे लिखना है, एक प्रश्न एकांकी का और 2 प्रश्न शाहिर लुधियानवी, और इसके मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कैसे आपको उत्तर लिखना है। और मैं आपको 2 प्रश्न पत्रिका एक भेजूंगा बना करके, तो एक अंदाज से भेजूंगा, क्योंकि
आप सोचोगे सर आपने प्रश्न दिए थे, उसमें से तो प्रश्न आए ही नहीं। तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने प्रश्न नहीं दिए हैं, मैं सिर्फ अभी ये जो आपका विषय है ना, ओई, हिंदी गीत और एकांकी और एईसी, ये इसी वर्ष पाठ्यक्रम में जुड़ा है। इसका कोई नोट्स वगैरह नहीं, एक एईसी की पुस्तक है सिर्फ, उसमें सिर्फ पाठ्यक्रम कविताएं और एकांकी दी गई है बस। सॉरी, कविताएं और कहानियां है एईसी की। एईसी की बात कर रहा हूँ, ओई की नहीं। ओई की तो कोई पुस्तक ही नहीं है मार्केट में, मैंने तो एक ही नहीं। सिर्फ ओई का एक पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये गीत दिए है, गीत की अवधारणा और एकांकी है बस। ये एकांकी तो आपको गूगल पे भी मिल जाती है, यूट्यूब पे भी उसका अध्ययन हुआ है। तो उसी का अध्ययन हम ऑनलाइन करेंगे। तो अध्यापन करने से एक अलग समझ आती है, एक अलग दृष्टिकोण मन में बनता है पेपर लिखने में। कभी कभी आप ने अध्ययन भी नहीं किया है, अपना अपना स्वयं अध्ययन नहीं किया है, तो जो आपने सुना होता है उसके आधार पर आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, हम शाम को फिर से मिलते हैं। हाँ, धन्यवाद।